Good evening, everyone, and welcome to the first revision session for FM for December 2023 एग्जाम। हम आज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टारगेट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें क्विकली रिवाइज करेंगे ना। हाउ विल दिस रिवीजन गो, बिकॉज ये मैंने लास्ट टाइम भी रिवीजन जो सितंबर वालों के लिए कराया था, ये सेम ही पैटर्न पे होगा। सबसे पहली चीज, क्या आप लोग सब उस रिवीजन से बेसिक्स समझ के आए हैं? सब लोग उसका बेसिक देख के आए हो? यस मैम। ठीक है, यानी कि मैं बेसिक पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं सीधा क्वेश्चंस पे हिट करूंगी। यानी अब आप लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, मैं आप लोगों से पहले पूछूंगी, क्योंकि आपने पीछे से वो देख लिया है कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट ये होता है। मैं अब आपसे पूछूंगी तो आपको रैपिड फायर की तरह तैयार रहना है। नंबर 2, जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइम लिमिट में करेंगे अपन। जो भी नेक्स्ट 1 घंटा हम डिवोट करेंगे उसमें क्वेश्चंस को टाइम बाउंड करने के लिए आपको अभी के अभी एक पेन पेपर लेके बैठना है। जल्दी से पेन पेपर कैलकुलेटर, ये 3 चीजें अपने साथ रखो फटाफट से। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, जहां से जो सामान उठाना है जल्दी उठा लो। रेडी? यस मैम। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। ओके, ऐसा सेड कि हम इसको बिल्कुल रैपिड फायर की तरह चलाएंगे, तो आपको फटाफट से आंसर करने होंगे। अब आप ये फटाफट आंसर कैसे करेंगे? अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर लो। Ma'am, can you just give me 5 minutes? I'll just unmute myself. ठीक है ठीक है ठीक है। साहित्य, फिर जवाब ही नहीं दोगे तो फिर कैसे काम करोगे? चलो ओके, ठीक है। आई थिंक एवरीवन इज रेडी। लेट्स गेट गोइंग। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी, उससे पहले आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने जो रिवीजन में भी देखा होगा उसमें आपको क्या क्या कंटेंट्स कवर करने हैं। नहीं साहित्य, मैं मैसेजेस पे नहीं देख पाऊंगी यार, बीच बीच में मैसेजेस पे देखने में दिक्कत होती है। गाइस, पीछे से अगर शोर आ रहा है तो म्यूट कर लो अपने आप को, बट क्विकली रेडी रहना। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपके पास ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 10 टॉपिक्स ही हैं। इन 10 टॉपिक्स को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक पे आती हूँ, ROCE। सो ईशा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ROCE? Average annual profits before interest and taxation upon initial capital cost into 100% and रुको रुको, परफेक्ट परफेक्ट। मिसबा बेटा, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ROCE? व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ROCE? It uses profits and not cash flows. परफेक्ट परफेक्ट। शानू, शानू, इसने ईशा ने बोला था कि इसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट्स लगती हैं। ये इनिशियल कैपिटल कॉस्ट्स क्या होती हैं बच्चे? Ma'am, cost of new asset bought and investment in working capital plus net book value of existing assets, capitalize research and development cost. ठीक है। नितिका, नितिका, ये कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या आइटम है? ये क्या आइटम हुआ? मैम, जो स्टार्टिंग एक्सपेंसेस होते हैं हम जो कैपिटल कर लेते हैं, मतलब परचेज के टाइम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन सा कैपिटल नेचर का हो सकता है? ओके नंदनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का हो सकता है? मैम, जैसे प्रोटोटाइप्स के जो हम लोग वो करते हैं, रिसर्च जो हम करते हैं, मार्केट रिसर्च होता है, प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट होता है। ओके और आकाश, जो बोर्ड ऑफ रुको रुको डायरेक्टर्स रुको के नहीं होता है। रुको रुको रुको, आकाश, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन समथिंग ऑन दिस? मैम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो सारे खर्चे जो जो हमारे को आगे किसी डेवलपमेंट को रिसर्च करने में लगते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें
तो हम कोई मेडिसिन, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है और वो अपनी मेडिसिन रिसर्च करने के लिए वो कुछ साइंटिस्ट की टीम लगाती है या फिर हम्म, वट एवर रेंट दे पे, हम्म, तो अगर वो एक सर्टेन स्टेज रीच कर जाता है तो उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं अपने कॉस्ट में। ओके। अ, तुम सब सही पॉइंट पे जवाब नहीं दे रहे हो। एफआर सबने पढ़ी है? मैम टू बी नॉट रॉन्ग इट इज यस सम मैम, कॉस्ट ना, हाँ एडी, सम यस मैम कॉस्ट ना, पढ़िए। एडी क्या बोल रहे हो? सम वो बोल कॉस्ट रहे हैं sunk cost के लिए बोल नहीं रहे नहीं, अगर संक कॉस्ट होती है तो फिर तो हम इनिशियल कैपिटल कॉस्ट में नहीं डालेंगे ना, संक कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है। एफआर अपन ने पढ़ी है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रिसर्च के खर्चे को तो हम P&L में डालते थे और डेवलपमेंट के खर्चे को हम असेट की वैल्यू में डालते थे, इफ सम कंडीशंस यूज्ड टू बी फुलफिल्ड। ये वही R&D की बात हो रही थी, ठीक है? ये देखो, तो ये R&D जो कैपिटलाइज्ड R&D है, ये कौन सा वाला R&D है? ये वही वाला है जो एफआर में हम कैपिटलाइज कर रहे थे, यानी जो कि मैम वो वो फैक्टर्स वो फाइनल करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर बिल्कुल, लेते हैं कि वो उसको एक्सपेंडिचर को। प्रोजेक्ट फिजिबल है क्या, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे क्या, क्या इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा कि नहीं देगा। जबकि रिसर्च कॉस्ट इज संक कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च हो जाती है प्रोजेक्ट के ऊपर, पर वो प्रोजेक्ट बेकार निकलता है, तो हम उस रिसर्च को किसी एसेट में नहीं डालते, क्योंकि फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलना नहीं है इस चीज का। ठीक है, गॉट दिस? इंक्रीमेंटल कॉस्ट बेसिकली। Basically something which will give you benefit in the future. Research sometimes may not give you benefit, but development expenditure always gives you benefit. Why? आप किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करोगे ही तब जब आपको उसमें फायदा दिखेगा, वरना क्यों डेवलप करोगे? ठीक है, चलो, वेल हैंडल्ड। नेक्स्ट चीज पे आती हूँ, पे बैक पीरियड पे। तो प्रियल, प्रियल, पे बैक पीरियड, सिंपल पे बैक पीरियड क्या फॉर्मूला होता है? पेबैक पीरियड का अगर एनुअल कैश फ्लोज होगा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लोज। परफेक्ट। ये किस किस में आता है? परसेंटेज में आता है, टाइम्स में आता है, डेज में आता है? ईयर्स और मंथ्स में आ सकता है। ईयर्स और मंथ्स में आ सकता है, ठीक है। अगर ये एनुअल कैश फ्लोज इक्वल नहीं है तो फिर हम वो कैश फ्लोज को क्यूमुलेट करते हैं और फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि फिर हम जो दो ये लेते हैं, कैश फ्लोज लेते हैं जहां पे हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है, और फिर उसके बाद हम वो ईयर लोअर ईयर प्लस कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो ऑफ लोअर ईयर डिवाइड बाय कैश इनफ्लो ऑफ हायर ईयर माइनस कैश इनफ्लो ऑफ लोअर ईयर बिल्कुल इनटू सही बोल रही हो, हायर ईयर माइनस लोअर ईयर। परफेक्ट, लोअर बिल्कुल ईयर सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है, परफेक्ट है। सो नेक्स्ट पे आती हूँ, एडी, एडी पे बैक पीरियड बताता क्या है? Ma'am, the duration of payback, the investment that has been done by us now, in how many duration it will be payback? इट विल रिकवर अस बैक, Yes, yes, विल कम that's बैक all. टू अस, ठीक है। Yes. तो अगर ऐसे केस में मैं दो प्रोजेक्ट्स लूं, एक प्रोजेक्ट 5 इयर्स का पे बैक वाला है, दूसरा 7 इयर्स के पे बैक वाला है, कौन से वाला प्रोजेक्ट चूज करोगे? Ma'am, 5 years. क्यों? Ma'am, because the investment that has been done by us, it's getting a return to us in less time as compared to that परफेक्ट, other project. ठीक है, परफेक्ट है। नंदनी, ये दोनों ने बिल्कुल सही बताया, दोनों बच्चों ने, कि ये है क्या पे बैक पीरियड और इसमें फायदा क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। आई जस्ट वांट टू नो, इसमें कोई चैलेंज भी होता है क्या? इज देयर एनी चैलेंज एसोसिएटेड विद द पे बैक पीरियड? हाँ जी मैम, तो मैम बेसिकली पेबैक पीरियड के बाद क्या हमारे कैश फ्लोज रहेंगे, उसके बाद क्या रिटर्न्स रहेंगे, पेबैक पीरियड उसको कंसिडर नहीं करता है। परफेक्ट, रुक वो जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रश्मीत, एनी अदर चैलेंज व्हिच यू सी विद पे बैक पीरियड? यस मैम, कैश फ्लोज की टाइमिंग कंसीडर नहीं होती। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करो। मैम मतलब टाइम वैल्यू कंसीडर नहीं होती कि अगर टाइम वैल्यू कंसिडर नहीं हाँ जी। होती, ठीक है, टाइमिंग नहीं, टाइम वैल्यू Yes, कंसिडर yes. नहीं होती। तो टाइमिंग तुमने ठीक बोला, उसको आगे एक्सप्लेन करना कि उसकी वो कब आएगा। दैट टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज नॉट कंसिडर्ड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं खुशी? टाइमिंग जब कंसिडर कर लेते हैं पे बैक के लिए, व्हाट डू वी डू देन? मैम मैं समझी नहीं।
मतलब अब टाइमिंग नहीं है। इन बच्चों ने बोला कि बहुत बड़ी कमी है पे बैक पीरियड में, वो टाइमिंग या फिर उसकी कंसिडर नहीं करता है उसकी आज की वैल्यू को। तो मैं क्या करूं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं इस मेथड में? ओके नंदिता, कैन यू आंसर? डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? यस मैम, ये मैम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ले लेते हैं। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। खुशी समझे? मेरा कहने का मतलब था, अगर प्रेजेंट वैल्यू या फिर टाइमिंग कंसिडर नहीं हो रही है तो क्या उसको करेक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। उसका करेक्टेड वर्जन कौन सा मेथड है? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड है। ठीक है, ये चीज आप जब सेक्शन सी का आंसर बिल्ड कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे जो चीजें मैं पूछ रही हूँ कि भाई इस मेथड में ये कमी है, लेकिन इसका एक इम्प्रोवाइज्ड मेथड होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, विच डज कंसिडर दी टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज बाय यूजिंग अ क्या बोलते हैं उसको, कौन सी रेट बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू रेट। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। किसी की कमी बताओगे तो ये भी बता देना कि क्या कोई और मेथड उसको ठीक करता है, उसको करेक्ट करता है। ठीक है जी, ये परफेक्ट है। अब मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आती हूँ पे बैक का ही। तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 2 मिनट्स। और चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, ठीक है? और डायरेक्ट मुझे मार्क करना, सबको मत लिखना। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। आकाश, योर आंसर इज करेक्ट। जल्दी गाइस, 30 seconds लेफ्ट। ओके, सिर्फ 4 आंसर आए हैं। ओके वृंदा, आंसर इज करेक्ट। सैयद, आपका आंसर मैंने देख लिया था, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हाँ, तो मंथ्स नहीं लिखने थे, इसलिए पहले वाला आंसर गलत हुआ। ठीक है, मैम ये आपको सिर्फ सिलेक्ट नहीं कर रहा है। आ गया। टाइप करके भेजो उसमें। आ गया। ठीक है, मिसबा, योर आंसर इज करेक्ट। ईशा, योर आंसर इज करेक्ट। नंदिनी, तुम एक बहुत सिली मिस्टेक कर रही हो। प्रियल, आंसर गलत है। एडी, योर आंसर इज करेक्ट। प्रियल, नंदिनी, दोनों आंसर चेक करो, कुछ छोटी सी स्टुपिडिटी कर रहे हो। खुशी, परफेक्ट आंसर, मेजॉरिटी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब नंदिनी ने क्या गड़बड़ करी है और ये जो एक दो बच्चों ने क्या गड़बड़ करी है, ये फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर को बुक से देख के। दिस इज 94th क्वेश्चन। चेक करो तुमने क्या गड़बड़ करी है, ये तुमने किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया? इन विच ईयर, उसने पूछा था ईयर। अब जैसे सैयद ने अब एक गलती करी थी, 4 years 2 months लिखा था, ये तुम्हारा आंसर इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक नंबर मांगेगा।
तो इसने बोला है कि कौन से साल में डिस्काउंटेड पेबैक आपको पेबैक पे ले आएगा, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पेबैक करा देंगे। 4 साल 2 महीने मतलब कौन सा साल? 5वां साल। ठीक है, तो आंसर वुड बी 5th ईयर। करेक्ट नितिका, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आती हूँ। अब एक मैं फॉर्मेट आपके सामने बनाती हूँ, आप लोग मुझे बताना कि उसमें मैं क्या गलती कर रही हूँ। तीन साल की लाइफ है एक असेट की, उसकी कैलकुलेशन कर रही हूं मैं। ये पहले तो ये बताओ ये कैलकुलेशन है किस चीज की? अनम्यूट करके कोई भी बोल सकता है। Tax Tax allowable टैक्स depreciation. अलाउबल डेप्रिसिएशन। मैं टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, और 3 साल के बाद में इस असेट को बेच दिया जाता है। अब मुझे आप लोग बताएंगे मैंने इसमें क्या गलती करी। डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। Third year में आपने depreciation तुम ये कह रहे हो मैंने ये गलती करी? ये क्यों नहीं यार, आएगा। इसमें क्या गलती है? जब एसेट सेल ही कर देंगे तो डेप्रिसिएशन क्यों लगाएंगे? अच्छा ठीक है, उसके अलावा कोई और गलती? इसके बाद बैलेंसिंग अलाउंस लेंगे जो सेल के बाद का जो फिगर बचेगा। परफेक्ट, यानी कि मुझे सबसे पहले तो सेल्स का फिगर लेना है, ये लेना नहीं है। सबसे पहले मुझे सेल्स का नंबर लेना है, उसके बाद में जो भी बचेगा दैट विल बी टर्म्ड एज बैलेंसिंग अलाउंस और चार्ज। बैलेंसिंग अलाउंस या फिर बैलेंसिंग चार्ज। ठीक है, करेक्ट। ये टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन की amendment से रेडी रहना। अब वरुण, वरुण अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, यानी मटेरियल की अलग है, लेबर की अलग है, मेंटेनेंस चार्ज अलग है, रेंट की जो इन्फ्लेशन रेट है वो अलग है, इस केस का नाम हम क्या बोलते हैं? ये इन्फ्लेशन रेट्स कौन सी होती हैं वरुण? Specific rate of inflation. कौन क्या होती हैं ये? Specific rate of inflation. स्पेसिफिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन। परफेक्ट। अगर मुझे क्वेश्चन करना हो तो मैं इन रेट्स को कैसे यूज करूंगी? मुझे किसी भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और ये वाली रेट्स दे रखी हैं, मैं उनको कैसे यूज करूं? Selling price into unit into 1 point something. नहीं वो ठीक है, मतलब मैथमेटिकली नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या करेंगे। इसको ऐसे बोलो कि सेल्स को इन्फ्लेट करेंगे उसकी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से। ठीक है, फिर आगे मटेरियल लेबर को मैम उसी स्पेसिफिक रेट से इन्फ्लेट किया जाएगा। उनको भी इन्फ्लेट किया जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। यानी कि जो कैश फ्लोज आएंगे वो इन्फ्लेटेड आएंगे। वृंदा, हम इन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द टर्म गिवन फॉर देम? वृंदा, इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तुम्हें आता है, पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन कई बार बोल सकता है ये। मनी कैश फ्लोज। मनी कैश फ्लोज। अच्छा वृंदा हाँ मनी, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है हाँ। ठीक है, अब मनी कैश फ्लोज आ गए। सो वृंदा यू टेल मी, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ये तो रेट्स बहुत सारी होंगी, मैं कौन सी रेट यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालूं? यानी डिस्काउंट फैक्टर कौन सी रेट को लूं? मटेरियल वाली को, लेबर वाली को, सेल्स को ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए इन्फ्लेशन रेट ऑफ सेल्स मस्ट बी यूज्ड। फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। हम फिर उसमें मनी मार्केट रेट निकालेंगे ना, एक पर्टिकुलर। ओके, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला यूज करके 1 + m = 1 + r इंटू में 1 + i। लेकिन रियल रेट में कौन से यूज करूं? मेरे पास तो 6-7 रेट है। एक सेल्स की इन्फ्लेशन रेट है, एक मटेरियल की है, एक लेबर की है। मैं इसमें से कौन सी रेट यूज करके निकालूं मनी रेट? इनके लिए तो हम स्पेसिफिक, जिनका अगर गिवन होता है तो वो तो हम स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट ही यूज करते हैं ना। करेक्ट करेक्ट। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किससे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी तो निकालना होगा। मिसबा बताओ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस रेट से निकालें? मैम मनी रेट से ही निकालना पड़ेगा, नॉमिनल रेट जो दिया होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मनी रेट
कैसे निकलेगी? मतलब मेरे पास तो रेट इतनी सारी है, मैं किसको मनी रेट बोलूं? मैम 1+R इंटू 1+I रियल इंटू इन्फ्लेशन का गॉट इट, बट ये आर जो है ये क्या है? जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन real क्वेश्चन जनरल गिवन होगी रेट ना। ऑफ इन्फ्लेशन, ये जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी ना, ये सेल्स की इन्फ्लेशन रेट होगी ना, ये मटेरियल की होगी ना, ये लेबर की होगी। ये कौन सी आर होगी? जनरल वाली जनरल। से तुम्हें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्रिएट करना है, ठीक है? यानी मतलब मैं वही बार बार तुम लोगों को बोल रही थी, इतनी सारी रेट्स हैं, कौन सी लूं? जनरल रेट जनरल। लगानी है, हाँ हाँ, वो जनरल लगेगा। ना सेल्स लगानी है, ना मटेरियल की लगानी है, ना रेंट की लगानी है, ना मेंटेनेंस की लगानी है। कौन सी वाली रेट से मनी रिटर्न निकलेगी? जनरल रेट ऑफ जनरल इन्फ्लेशन रेट। से। ठीक है, ठीक है जी, ये आप लोगों ने सही बोला। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। चलो ओके। स्क्रीन पे लेके आती हूँ। करो इसको। चैट बॉक्स में आंसर लिखना चालू कर देना जैसे ही आ जाए आंसर। ओनली वन आंसर रिसीव्ड सो फार। भाई लोगों, पेपर छूट जाएगा, जल्दी स्पीड पकड़ो। वरुण, जो आंसर दे रहे हो वो ऑप्शंस में कहीं पे भी नहीं है, देखो तो सही क्या आंसर दे रहे हो। सॉरी मैम, मैं देखा नहीं मैम, जल्दीबाजी में। शानू, आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, बाकी जितने भी लोग लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। शानू चेक करो।
नंदिता गड़बड़ हो गई, जस्ट चेक। ये क्वेश्चन भी तुम्हारी बुक का है, लिखो, इसको भी मार्क करो जिनका भी आंसर गलत आया है। जिनका भी आंसर सही आया है, आंसर इज बी। ठीक है, जस्ट चेक, मे बी यू आर डूइंग इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ स्पीड एंड टाइम लिमिट एंड क्लॉक क्लिकिंग। तो उस चीज का ध्यान रखो कि अब तुम्हें क्वेश्चंस ना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करने हैं। खुशी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। लिखो जोन्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जिनका भी गलत हुआ है, यू हैव टू रिविजिट दिस क्वेश्चन। ठीक है शानू, करेक्ट। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज पे आती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक, और अब टर्न आता है आईआरआर का। ओके, आईआरआर में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नंदिनी बड़ी उलझी हुई है बेचारी स्टार्टिंग से ही, ये पॉइंट्स के डिफरेंस पे। तो मैंने तुम लोगों को डे वन से ये चीज बोली थी, IRR suffers from some inherent problems. What are those problems? These problems are of approximation. मतलब कि क्वेश्चन में अगर 3 डिजिट तक की डेसिमल्स ली होंगी या फिर कोई और रेट ली होगी, आपका आंसर थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत सिर्फ 1% तक आगे पीछे होता है। 10 to 15% तक आगे पीछे नहीं हो रहा है। अगर 10 to 15% तक हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये आईआरआर के क्वेश्चन का मैं पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहती हूँ। आकाश, आईआरआर कैलकुलेट किया भी क्यों जाता है, या फिर ये बताता क्या है? मैम आईआरआर को कैलकुलेट करने का ये रीजन होता है क्योंकि हम ये निकालना चाहते हैं एक ऐसा पॉइंट जिसपे हमारा एनपीवी जो है वो 0 होगा। करेक्ट, मतलब कि इन अदर वर्ड्स, तो इन अदर वर्ड्स मतलब ये एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जहाँ पे हमारे कैश फ्लोज, कैश आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज इक्वल होंगे। जिनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश प्रेजेंट आउटफ्लोज वैल्यू ऑफ एंड कैश आउटफ्लोज एंड विल बी कैश इक्वल। इनफ्लोज। परफेक्ट परफेक्ट। सो अगर आकाश इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, राइटिंग समथिंग अबाउट आईआरआर, द सेम सेंटेंसेस यू विल राइट। ओके ठीक है, ओके। ओके। नेक्स्ट पे आती हूँ प्रियल। प्रियल, आईआरआर में बहुत एडवांटेजेस होते हैं, मुझे कोई भी एक एडवांटेज बता दो आईआरआर का। वो पूरा प्रोजेक्ट लाइफ कंसिडर करता है। ओके नंदिता, एनी अदर एडिशन यू वुड लाइक टू मेक ऑन एडवांटेजेस ऑफ आईआरआर? मैम कैश फ्लोज कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। परफेक्ट। नंदिनी, वन मोर एडवांटेज आई एम लुकिंग फॉर बट आई डिडंट गेट द आंसर टिल नाउ। मैम इट कंसिडर्स द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। वो बोल दिया, होल लाइफ ले लिया मैम और ये कैश टाइम फ्लोज ले लिया। वैल्यू कंसिडर करता टाइम है जो वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम वैल्यू वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आईआरआर जो है ना, आईआरआर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। जैसे आरओसी कंसिडर नहीं करता, सिंपल पेबैक पीरियड कंसिडर नहीं करता। तो आईआरआर के बेनिफिट्स में तुम्हें ये चूकना नहीं है लिखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत बड़ी चीज होती है इन मेथड्स में। ठीक है, अच्छा। अब बिकॉज नंदिता का नहीं आया था क्या ये आंसर करेक्ट? मैम अभी वाला जो अभी हाँ लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, मैम वो करेक्ट कर लिया था मैंने एक्सेल में कुछ ठीक है करके। ठीक है ठीक है। तो नंदिता, ये पनिशमेंट फॉर यू इज, अभी तुम एक चैलेंज बताओ आईआरआर का। आईआरआर का चैलेंज यही है कि इट डजंट गिव द एब्सोल्यूट रेट ऑफ रिटर्न। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। नितिका, एक और चैलेंज बता दो। मैम इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड रेट। एस्टिमेटेड रेट, एस्टिमेटेड एस्टिमेशन के हिसाब से इसलिए हमारे ऊपर नीचे आंसर्स आते हैं। परफेक्ट है, ठीक है जी। अब मैं सामने क्वेश्चन लेके आती हूँ, ये नंबर्स लेके मुझे जरा आईआरआर कैलकुलेट करके बताना। सब कुछ डॉलर्स में है, ठीक है? Please calculate the IRR of this project. सॉरी, एक नंबर और चेंज कर रही हूँ, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नुकसान में जाता हुआ प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइम बाउंड करना है इसको।
मैम ये आया हमें डायरेक्ट फॉर्मूले से और एक्सेल से डिफरेंस आया तो परसेंटेज में। एडी इसीलिए फॉर्मूला वो यूज करना होता है, क्योंकि फॉर्मूले से आंसर ना एक्यूरेट आता है, और कई बार जो तुम्हारा एग्जाम में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें वो चलेगा नहीं ऑटोमेटिक से, तो तुम्हें मैम फॉर्मूला 1% अप्लाई करना आना डिफरेंस। चाहिए। ठीक है। मैम वो आईआरआर हमारे में बंद रहेगा, मैंने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे चेक कर लिया। हाँ हाँ, लेकिन वो अगर वो वैसे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे बंद है तो फिर वो वो वहां भी बंद है, वो बंद ही रहेगा। 99% वो बंद होना चाहिए, बट फॉर सम स्टूडेंट्स दे हैव सेड कि मैम वो चल रहा था, हमने उससे कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, तब भी अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास एक्सेल है ही नहीं ना फिर। हाँ तो मैम ये तो हम आप जो भी क्वेश्चंस करा रहे हो कॉपी पेन पे ही तो प्रैक्टिस करनी है, हाँ मैं हाँ, तो वही कॉपी मैं पेन पे उसको ही कर एडी रही को हूँ। बोल रही थी कि इवन ये उसमें अगर सेक्शन ए में आ गया ना, तो कॉपी पेन पे ही करना चाहिए तुम्हें। जस्ट वन आंसर रिसीव्ड एज ऑफ नाउ। मैम होल नंबर में बताना है या मतलब पॉइंट्स में? 2 डेसिमल प्लेसेस तक। हम्म। डन। ओके, गॉट 6 आंसर्स, और सबके अलग 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 अलग। वाओ, मजा आ गया, मजा। ओके नंदनी, आई हैव पिक दिस क्वेश्चन फॉर यू। तो अब अपन इसमें एक रैंडम रेट लेके देते हैं। मेरे को फेवरेट रेट 10% लगती है हमेशा, बीच की सी होती है ये। तो ईयर 1 पे इट विल बी 0.909, देन 0.826, देन 0.751। इस पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखते हैं। और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। मैम जीरो को अगर हम साथ में ही ले लें तो फिर एक साथ ही आ कर जाएगी। सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, मैं भी लेती हूँ यार, मैं अभी करते करते भूल गई। आई ऑल्सो ऑलवेज टेक ईयर 0, और उसमें मैं कैश आउटफ्लो ऐसे ले लेती हूँ, और इसको ले लेती हूँ 1। परफेक्ट है जी, लो ऐसे ले लेते हैं, और वहीं के वहीं प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। हम्म। ठीक है, तो एनपीवी क्या निकल के आई? 135। अब जरा मुझे बताओ, मुझे जो नेक्स्ट रेट ट्रायल के लिए लेनी चाहिए, वो बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? बढ़ा बढ़ानी है। रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपकी उतना प्रेजेंट वैल्यू नीचे एनपीवी। गिरेगी। लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा जीरो में और इसमें, तो 15% ले लूं? यस मैम।
वैसे तो मैं 15% भी बहुत ज्यादा ले रही हूँ, पर ठीक है चलो कोई नहीं, 12% पे भी काम चल सकता था। गैप ज्यादा नहीं दिख रहा 0 तक पहुंचने में, बट ठीक है। बताओ जी 15% के फैक्टर्स। 0.870, 870, 0.756, 756, 0.658, 0.658। 658, ठीक है। हम्म परफेक्ट। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लगाएं आप फॉर्मूला। हम्म फॉर्मूला क्या होता था नंदिनी? मैम लोअर रेट लोअर प्लस रेट इज 10% हाँ जी प्लस 135 आएगा ना नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइड बाय लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस नेट माइनस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 199.6 इंटू दोनों रेट्स हायर का माइनस लोअर। डिफरेंस। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनली तुम्हारी रेट आ क्या रही है? 12.02। इट्स 12.02। तो जिनका भी आंसर 12 आया या 12.02 आया या 11.97 आया, 11.9 आया, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। नंदिनी आपके आंसर में अभी भी बहुत गैप था, 6% कैसे आ सकती है? मैम क्योंकि मैंने रेट गलत ले लिया, 10 के बाद मैंने 5 ले लिया, यार 5 से तब भी भी नहीं आनी मेरा पॉजिटिव आ उल्टा रहा हो है चाहिए। गया। एक्चुअली। अच्छा तुम और पॉजिटिव में चली गई। तो नंदिनी इसका ध्यान रखना, हाँ जब आपकी एक नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, यू हैव टू चूज अ रेट व्हिच मेक्स द एनपीवी नेगेटिव। ठीक है, उल्टा लेके जाना था मुझे, तो उल्टा ले मुझे जाना हायर था, रेट लेनी थी। तो उससे एक्यूरेट आंसर आएगा। हालांकि उसमें भी आना 10, चाहिए था हाँ यार, मैम 10 और 5 में भी मैंने आएगा वही लिया आंसर। था मैम वो 11.7 मैम आएगा। एक्स्ट्रापोलेशन हो जाता 5 ना। में भी ना माइनस ही आई मेरी, एक्चुअली मेरी माइनस 530 आई किसमें? नेट प्रेजेंट वैल्यू। मेरा 5 में भी माइनस 530 आया नेट पॉसिबल प्रेजेंट ही नहीं वैल्यू। है, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें 5% के फैक्टर्स बताओ। 532 आएगा उसमें। मैम 0.950 5%। 952 952 0.907 90 907 863 0.863 8 63 63 1 2 3 से 64। 64 ले लेते हैं। हालांकि राउंड ऑफ एरर से ना 10 फर्क 10 नहीं पड़ता ना। हाँ 10-15 डॉलर का ही फर्क पड़ेगा, पर ठीक है कोई नहीं। हम्म ये देखो आ ही नहीं सकती नेगेटिव। अच्छा प्लस में आ रही थी, बट हाँ मैंने हाँ माइनस पक्का डाल प्लस दिया में है, आएगी मुझे बेटा, लगा कि पक्का प्लस में आएगी। तुम इसमें ना मेरा एक 530 प्लस में ले लिया मैंने उसको। हाँ तो इसका हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज 110% श्योर शॉट। आप जब रेट बढ़ाओगे ना तो आपकी एनपीवी उल्टी तरफ जाएगी। यानी कि अगर हम 10% पे पॉजिटिव लेके बैठे हैं ना, उल्टी तरफ मतलब वो नेगेटिव साइड में जाएगी, इस 135 से कम होती चलेगी। इट कैन बी 130, इट कैन बी 120, बट इट विल नॉट राइज। ठीक है, जो तुम बोल रही हो ना कि भाई इसमें मैंने कम की और उसमें नेगेटिव आ गई, वो नहीं हो सकता, ये बढ़ने पे नेगेटिव आएगी। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो 10% की बजाय 15% से बढ़ रहा है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं होगा, नुकसान में जाएगा। दैट्स द आइडिया। ठीक है, मैम पर ये मैंने जैसे कोई 5 और कैलकुलेशन मिस्टेक 5 करी। और 10% लिया तो एनपी ये सॉरी आईआरआर आ रही है 11.7 तो हाँ और तो फिर ये पेपर में कैसे 11.7, गए? 11.7 और 11.9, ये जो डिफरेंस है ना, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ आईआरआर। तो ये जो एक्स्ट्रापोलेशन अपन करते हैं ना, जो प्लस माइनस डिवीजन और ये अंदाजा लगाते हैं, इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए इस ये जो 0.2 का भी जो डिफरेंस आ रहा है, इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? वन रेट शुड गिव यू पॉजिटिव एनपीवी, वन रेट शुड गिव यू नेगेटिव एनपीवी। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू, एंड दैट इज द ओनली डिसएडवांटेज विच आईआरआर कैरीज। ठीक है, कि ये पॉइंट्स में लेने की वजह से, अब आज चलो मैंने यहाँ पे 15% लिया, कोई 20% लेगा तो उसकी भी एनपीवी नेगेटिव आ जाएगी, कोई 14% लेगा उसकी भी आ जाएगी, लेकिन आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए आईआरआर जो होती है वो अप्रोक्सीमेट नंबर होता है, दैट्स नॉट एन एग्जैक्ट नंबर। तो 2 मार्क्स में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा ना नहीं ये? आएगा, नहीं होगा क्वेश्चन, वो इसका ही पूछेगा कि पूरी की पूरी रेट बताओ। तो आप चाहे 11.9 लिखो,
चाहे 11.7 लिखो, यू विल हैव टू टेक इट टू 12%। वो अपने आप ही क्वेश्चन ऐसा बना के देगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना कि तुम्हें रेट को कब बढ़ाना है और कब कम करना है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं इसके बाद में सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। सेंसिटिविटी एनालिसिस, हाँ जी मैम बोलो बोलो। इसी के साथ ही आईआरआर के साथ ही आप वो भी क्लियर कर दो। वो एक था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर, जब हम डेट्स का लेते थे तो वहां पे हम उल्टा कर लिया करते थे। वो जस्ट एक अभी इसी के साथ ही क्लियर हो जाएगा फिर वो। वापस बोलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लेते थे ना कि सॉरी डेट के टाइम पे लेते थे कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। उसमें ऐसे था ना कि जैसे अब यहाँ हम बढ़ाते हैं वहां हम उल्टा कर लेते हैं इस सिचुएशन को। जैसे यहाँ 10 से 15 गए तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, वहां पे हम ऐसे उल्टा लेते हैं बिकॉज हमारे जो कैश फ्लो से आउटफ्लो यहाँ पे नेगेटिव में वहां पॉजिटिव करते हैं एंड वो हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो फिर वो नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। नहीं तो तुम सेम ले लो ना उसमें। अच्छा यही ऊपर नेगेटिव ही रख लें। हाँ, इसमें मैंने लास्ट एक वॉइस नोट भी बना के भेजा था कि तुम इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ले लो। इसमें नंदिनी भी वही बोल रही थी कि भाई इसमें हमारे एजम्पशन उल्टे क्यों हो रहे हैं। तब मैंने कहा था उल्टे मत करो, तुम सीधा इसको ले लो। अपन ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए करते हैं। इन्वेस्टर पहले 3,500 का डेट इंस्ट्रूमेंट में तुम्हें पैसा देगा, उसको हर साल इंटरेस्ट मिलता जाएगा और थर्ड ईयर के एंड में रिडेम्पशन वैल्यू मिल जाएगी। टेक सेम। बस उसमें ध्यान ये रखना कि इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कर लेना, वो मत भूल जाना। ठीक है, ओके ओके। ठीक है, उसको सेम ही लेना। हाँ, प्रेजेंटेशन का कुछ इश्यू नहीं होएगा? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 110% कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, अब इसके बाद में आ जाओ सेंसिटिविटी एनालिसिस पे, जिसको मैं कह रही थी कि इसमें तकरीबन पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस इज अ नॉट टू बी स्किप्ड व्हाट शुड आई से मेथड। अब मुझे इसका फॉर्मूला कौन बताने वाला है? फॉर्मूला तुम्हें अगर लगाना आ गया देन इट इज एब्सोल्युटली गुड टू गो। सो आई विल आस्क नंदिनी। नंदिनी, सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम मार्जिन या परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं सेंसिटिविटी की, उसका मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दो। मैम हम हर वेरिएबल, जिस वेरिएबल को हम लोग सेंसिटिव देख रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, अपॉन टोटल सेल्स। ओके, यू गॉट कंफ्यूज्ड। मतलब हम बेसिकली हर वेरिएबल को देखते हैं कि कैश फ्लो से या किससे वो कितना सेंसिटिव है। मतलब मुझे बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तुम याद बोल है, सही शायद रही हो, फॉर्मूला भूल गई गई हो। हाँ, फॉर्मूला भूल गई हो, कॉन्सेप्ट तुम बिल्कुल सही मैम, पकड़े बैठी हो। एनपीवी हाँ मतलब आकाश, कैश फ्लो अंडर कंसीडरेशन, प्रेजेंट वैल्यू। परफेक्ट परफेक्ट। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम उसकी सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फैक्टर अंडर कंसीडरेशन। मतलब मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट से उसकी सेंसिटिविटी चेक कर रही हूं तो वेरिएबल कॉस्ट हर साल जो भी आएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं सेल्स से चेक कर रही हूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुम्हें इसमें एक कंक्लूडिंग फैक्टर देती हूँ। उसमें कंक्लूडिंग फैक्टर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैंने सेल्स रेवेन्यू की सेंसिटिविटी निकाली है 23%। इसका मतलब क्या होता है ईशा? मेरे अंदर है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। 23% अगर हमारा हाँ हिंदी में बोलो। नहीं मैम, बाहर नहीं आ पा रहा है, एक सेकेंड। वो सेलिंग प्राइस बार बार दिमाग में घूम रहा है। वही है, सेल्स सेलिंग रेवेन्यू इज अगर रिलेटेड वो टू सेल्स प्राइस। अगर हमारा सेल्स रेवेन्यू मैं इसको सेल्स प्राइस कर देती हूँ, लो सेलिंग प्राइस। अब बताओ। 23% से अगर कम बढ़ जाता है तो फिर हमारी एनपीवी 0 हो जाएगी। मैम कम हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाता है, अच्छा अच्छा, हाँ ओके ठीक है, इनफ्लोस कम हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब मैम इसमें ये कॉन्सेप्ट है ना कि 23% के वेरिएशंस को सेल्स प्राइस में अगर आया तो हमारा प्रोजेक्ट पे इफेक्ट होगा। बिल्कुल। सो सेंसिटिविटी टेल्स यू अबाउट, अगर मेरे फैक्टर अंडर कंसीडरेशन में इतना % चेंज आया, माय डिसीजन में चेंज। सो माय डिसीजन में चेंज मींस अभी तो मेरी एनपीवी पॉजिटिव है। अगर सेल्स रेवेन्यू या सेलिंग प्राइस 23% से गिर गई तो एनपीवी पॉजिटिव से नीचे गिर जाएगी, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी। एंड आई विल बी इनडिफरेंट टू एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। ठीक है, सो दैट्स द आइडिया। अब मुझे इस चीज पे बताओ मैम। हाँ जी, हाँ शानू बोलो। मैम हाउ वी विल डिसाइड कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मुझे इसमें वही सिखा रही हूँ बेटा, वही सिखा रही हूँ। अब तुम चलो खुद ट्राई करो। रेंट एक्सपेंस की सेंसिटिविटी 18% आ रही है। सोचो, रेंट एक्सपेंस बढ़ जाए तो एनपीवी 0 होगी या कम हो जाए? बढ़ जाए, बढ़ेगा।
मैम शानू एक्सपेंसेस जितना ज्यादा बढ़ेंगे एनपीवी उतना कम होता एनपीवी जाएगा। गिरती चली जाएगी। तो शानू इनकम अपन जितने अपन कम डर होते किस चीज से जाएंगे। रहे हैं? हम डर रहे हैं कि एनपीवी जीरो ना हो जाए या नेगेटिव ना हो जाए। वो कैसे जीरो या नेगेटिव हो जाएगी? जब खर्चे बढ़ जाएंगे या फिर रेवेन्यू कम हो जाएगा। ओके मैम, ओके। ठीक है, तो हम जो सेंसिटिविटी देखेंगे वो इस चीज से देखेंगे कि रेवेन्यू, ये रेंट एक्सपेंस अगर 18% से बढ़ गया तो मेरा प्रोजेक्ट एनपीवी जीरो पे आ जाएगा, और अगर रेंट हाँ एक्सपेंस कम हो गया तो ये तो फायदे की एनपीवी बात विल है, एनपीवी इंक्रीज। विल इंक्रीज। यस ठीक है शानू, क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ तुम्हें शानू, नाउ यू ट्राई। हमारी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है सैलरीज की। फिक्स कॉस्ट की सेंसिटिविटी आ रही है 9% की। बताओ इसका क्या मतलब हुआ? मैम अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होती है 9% से तो एनपीवी हमारा जीरो या निगेटिव। परफेक्ट, एंड आवर डिसीजन विल बिकम इनडिफरेंट। यस मैम। ठीक है, मतलब हम इस प्रोजेक्ट को जीरो जीरो बना डालेंगे तो लो नी लो कोई फायदा नहीं है। हाँ, नेगेटिव अगर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, यानी 9% से ऊपर अगर फिक्स कॉस्ट चली गई फिर इसको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट अगर 12% से बढ़ गई तो मतलब ही नहीं लेने का। 9% पे अपन आ जाते हैं इंडिफरेंस की तरफ कि भाई जीरो एनपीवी हो जाएगी इसी के ऊपर। इससे ऊपर अगर तुम्हारी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो देन नेगेटिव हो इट इज अ जाएगा। गॉन केस, देन दिस प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। यस ठीक है, तो मैम ये मेरे को एक बात बताना, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पूरे प्रोजेक्ट का है पूरे प्रोजेक्ट की और है। यस, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो जैसे अब हम सेल्स रेवेन्यू या रेंट एक्सपेंस ले रहे हैं तो उसका जो भी सिर्फ उसी का, प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। बिल्कुल। हर साल का रेंट एक्सपेंस लिखो, उसका हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसका टोटल इज योर डिनोमिनेटर। ठीक है। ठीक है नंदिनी, तुम्हें ये याद नहीं आ रहा है तो मार्क करो, तुम्हें ये एक बार रिविजिट करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी बता दो मैम हाँ एक मैं बार। इसका फॉर्मूला मैम भूल गई हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इसमें क्या है? उसमें होता है ना, परसेंटेज ही होती है, डिस्काउंट फैक्टर। एक था एक क्वेश्चन उसके अंदर था पॉइंट। अच्छा, तुम उसको मिक्स मत करो यहाँ पे, अभी यही इसी पे रहो वरना ये भी खराब हो जाएगा। इसी इसमें में ही आएगा था, भी थोड़ा। सेंसिटिविटी एनालिसिस में ही था वो। इसमें कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अच्छा, कि रेट कितनी बढ़ जाएगी, रेट, डिस्काउंट हाँ रेट? सॉरी, अच्छा अच्छा डिस्काउंट अच्छा, रेट, ओके सॉरी। ओके। हाँ, अरे यार बहुत आईआरआर कुछ मिक्स हो वो गया तो है मैम। मैम वो तो आईआरआर हो गया ना। आईआरआर हो गई वो बेसिकली। अच्छा, अब मुझे ये सोच के बताओ, अभी जैसे हम लेट्स सपोज 15% पे एनपीवी कैलकुलेट कर रहे हैं जो पॉजिटिव आ रही है, 20% अगर आ गई इसका मतलब 20% पे आपका प्रोजेक्ट जीरो एनपीवी वाला हो जाएगा, मतलब 20% इज द आईआरआर। ये सेंसिटिविटी है। तो जहां पे रेट से रिलेटेड सेंसिटिविटी होती है ना, उसको हम आईआरआर कैलकुलेशन से देखते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है? एनपीवी जीरो हो जाना। एनपीवी जीरो किस कॉन्सेप्ट में होती है? आईआरआर में। बस उसमें हमें आईआरआर निकाल के दिखानी है। आईआरआर निकालनी है, और इसका कंक्लूजन क्या देना है कि अगर डिस्काउंटिंग रेट 20% या उससे ऊपर चली गई, योर प्रोजेक्ट विल बिकम वर्थलेस। इट विल नॉट बी वर्थ टू एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि एनपीवी या तो जीरो जाएगी या नेगेटिव में चली जाएगी। ओके मैम, ठीक ठीक है, है। रिवाइज करना पड़ेगा ये। इसको मार्क करो, जिसको ये याद नहीं आ रहा हो मार्क करो। हाँ एडी? मैम इसमें मतलब फॉर्मूला यूज नहीं आईआरआर वाले में। नहीं 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 नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही यही है सेंसिटिविटी का कि मेरी एनपीवी जीरो किस रेट पे हो सकती है। तो जब मैम रेट से रिलेटेड ही एनपीवी जीरो की बात हो रही है, इसका मतलब वो आईआरआर है। ओके, तो रेट बोलेगा ना क्वेश्चन में। हाँ, वो लिखेगा लिखेगा एट व्हाट डिस्काउंटिंग रेट सेंसिटिविटी विल लाई, यानी कि रेट जिस पे एनपीवी जीरो, वो पूछ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन कैपिटल राशनिंग पे। कैपिटल राशनिंग में क्या होता था? आपके पास लिमिटेड कैपिटल होगी, आपके पास 4-5 प्रोजेक्ट्स होंगे। इसमें बस मुझे एक चीज जाननी है, मिस बा यू टेल मी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मेरे पास जो बचा पैसा है मैं किस प्रोजेक्ट पे डालूं, इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट डू आई कैलकुलेट? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बता दो जरा मुझे ईशा। एनपीवी अपॉन कैश फ्लो। कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, हाँ सॉरी। परफेक्ट। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा है, मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं लेना है ना खुशी? नो मैम, उसको तो हम रैंक पहले मतलब फर्स्ट रैंक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। एडी, इसमें एक वर्ड आता है डिविजिबल प्रोजेक्ट, इसका क्या मतलब होता है? मैम दैट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको इन द सेंस कैसे बताओगे, जो अमाउंट अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट में 30,000 इसका प्रोजेक्ट है, होल प्रोजेक्ट, और अपने पास 10,000 ही बच रहा है लास्ट में, मतलब परफेक्ट, ठीक है इन्वेस्ट ठीक, करने है। यानी कि आई कैन इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट पार्शियली, दैट इज डिविजिबल। यस मैम। ठीक है,
एक और इसमें होता है एडी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब होता है? प्रोजेक्ट मैम ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका क्या मतलब? means that both project cannot come together. Whichever is having higher NPV, we will choose that one. परफेक्ट, यानी कि ए करोगे तो बी नहीं करोगे, बी करोगे तो ए नहीं करोगे। तो हम कौन सा वाला चूज करेंगे? जिसमें भी Higher हमारी NPV. ओवरऑल एनपीवी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये ठीक है आपका। अब ये ईएसी का कॉन्सेप्ट है। ईएसी का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाल लो, क्योंकि कई बार दो प्रोजेक्ट्स में से एक चूज करना है। एक प्रोजेक्ट की लाइफ 3 साल है, दूसरे की लाइफ 5 साल है। मैं कैसे दोनों की एनपीवी चूज करूं? वो चीज हो ही नहीं सकती, कंपेरेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम ईएसी कैलकुलेट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये ईएसी का फॉर्मूला क्या होता है? आकाश, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएसी? मैम हम एनपीवी अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, वो एन्युटी फैक्टर करते हैं ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट लेते हैं हम। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है ये, तो इसमें एनपीवी नहीं आएगी। हाँ मतलब इक्विवेलेंट वो एनुअल एक्चुअली कॉस्ट। मतलब मैम निकालने का तरीका वैसे ही था ना। हाँ बिल्कुल, नहीं तुमने फॉर्मूला भी सही बोला है, बस उसमें तुम एनपीवी बोल गए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट्स लेनी है, डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, वो मेरी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन सामने लेके आती हूँ, उसको ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत बच्चे ना स्किप कर जाते हैं, बट इसको करना चाहिए तुम्हें। मैम स्टडी टेक्स्ट में इसमें टाइम स्केल प्रॉब्लम्स ही हुई है, ये करना है क्या? नहीं, वो यही है, वो यही है, इट्स द सेम। टाइम स्केल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही ईएसी है। उसमें मेथड्स दे रखे हैं कि एसिड्स कंपेयर करना, और मतलब दो ना ना मेथड्स ना, दिए हुए थे बुक में, सब छोड़ देना। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, तुम ये करो बस। मैम कॉस्ट ऑफ पीवी और एनपीवी तो सेम ही है ना? एनपीवी होती है जिसमें हम आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट में सिर्फ हम कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इनफ्लो से इसका कोई कंपैरिजन या माइनस प्लस नहीं करेंगे। Okay. ठीक है। आकाश, तुम्हें लर्न है इसका आंसर। चलो मैं इसके क्वेश्चन को मोल्ड करती हूँ, ये तुम कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को करना, ये रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है इस टॉपिक का। मैं तुमसे दो मशीन्स की बात करती हूँ। दो मशीन्स में से एक की ईएसी आती है, मशीन ए की ईएसी आती है 5298, और मशीन बी की ईएसी आती है 4896। विच मशीन यू वुड प्रेफर टू बाय? बी। 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 अरे जो ज्यादा वाला होता है उसको चूज करते हैं। एनपीवी में भी तो अपन यही करते हैं, क्या बोल रहे हो? मैम ये कॉस्ट है ये। कॉस्ट लोएस्ट है। तो जो कॉस्ट इसकी कम होगी हम वही तो चूज करेंगे। परफेक्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के करना कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, यानी हर साल की कॉस्ट कैसे कितनी आएगी। तो मैं 5298 वाला क्यों लूंगी भाई? मैं वो लूंगी ना जिसकी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कम कम आएगी। आएगी। ठीक यस। है, तो इसके कंक्लूजन का ध्यान रखना, और इस क्वेश्चन को लिख लो एक बार कि ये तुम्हें ट्राई करना है इस टॉपिक के साथ में। ईएसी का कॉन्सेप्ट इसमें इससे दिमाग में बैठ जाएगा। मैम एनर्जी टेबल मिलती है ना पेपर मिलती है में, मिलती है एग्जाम में? मिलती है, हाँ मिलती है। इसमें मैम सेल्स वाला तो कुछ यूज नहीं होता ना, सेल्स नहीं नहीं नहीं, रिपोर्ट इसमें कॉस्ट 2000 ही वो तो आएंगी। यूज नहीं करते हाँ ना। हाँ, हाँ, कुछ भी कॉस्ट नहीं। यूज करते हैं। नो इनफ्लो हैज टू ओके। बी यूज्ड, ओनली कॉस्ट्स हाँ आर टू जी। बी कंसिडर्ड। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है मैम। ओके। ठीक है, अब अपन आते हैं यस। एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे। एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होता है? आपको कैश फ्लोज दिए हुए होंगे, आप कैश। उनको प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ कैलकुलेटर पे हम्म। निकाल के मुझे फटाफट इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दो जल्दी से, और ये तुम्हें कैलकुलेटर पे करना आना चाहिए। आउटफ्लो दिया हुआ है आपको, पहले साल के इनफ्लोज दिए हुए हैं और उनके आने के चांसेस कितने हैं वो दिए हुए हैं। दूसरे साल के इनफ्लोज दिए हुए हैं, उनके आने के चांसेस कितने हैं वो भी दिए हुए हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है।
जल्दी, ये तो कैलकुलेटर पे होने वाला क्वेश्चन है। परफेक्ट जी, सबका आंसर सही आ रहा है जिन्होंने भी दिया है। जिन्होंने भी नहीं दिया है वो सुनो, तुम्हारे को कैश फ्लोज चाहिए, इनफ्लोज चाहिए सॉरी। आउटफ्लो तो 12,000 है। पहले साल का इनफ्लो निकालो, पहले साल दूसरे साल का इनफ्लो निकालो। कैसे निकालोगे? 16,000 इंटू 15.15 प्लस 12,000 इंटू 0.6 प्लस माइनस 4,000 इंटू 0.25। ये तो पहले साल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आया। दूसरे साल का कैसे निकालोगे? 20,000 इंटू 0.75 माइनस 2,000 इंटू 0.25। ये दूसरे साल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गई। इन दोनों का टोटल लो, माइनस करो 12,000 से, दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, जिनको ये नहीं आया मार्क करो, इस क्वेश्चन को भी तुम्हें इस टॉपिक के साथ रिवाइज करना है। ठीक है, वैसे तो तुम सबका ही आंसर सही आया है। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो सेक्शन सी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, लीज वर्सेस बाय डिसीजन। यानी कि ये किसी भी एसेट को खरीदें या लीज पे ले लें। तो सबसे पहला सवाल इसमें पूछती हूं, एडी, अगर आपने एसेट को लीज पे लिया, कोई भी एक इंप्लीकेशन बता दो मुझे उसका, यानी कोई भी इंपैक्ट बता दो अगर आपने लीज पे लिया तो। आप लेसी हो, आपने लीज पे लिया है। we will not get tax allowable depreciation on that. परफेक्ट, वो किसको मिलेगा? Lesser. लेसर को, ओनर को मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक और बता दो। And we will just pay tax relief on lease. We will pay lease rentals on which we will receive tax relief. हाँ ठीक है, हाँ that. नहीं, वो मैं तुम्हारी भावनाएं समझ गई कि हम लीज रेंटल्स पे करेंगे और उसके ऊपर हमें टैक्स बेनिफिट ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बोले जी आप। ठीक है, नेक्स्ट आती हूँ नितिका। नितिका, अगर हमने किसी भी एसेट को खरीद लिया तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? अब आप बायर हैं। मैम टीएडी की रिलीफ मिल जाएगी एक तो। परफेक्ट, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन अब आप क्लेम करने लग जाएंगे। और इस एसेट को खरीदने के लिए मैंने लोन भी लिया है, तो शानू अब इस लोन का क्या कुछ इंपैक्ट आएगा मेरे ऊपर? मैम इंटरेस्ट की रिलीफ मिलेगी। परफेक्ट, इंटरेस्ट भी पे होगा। परफेक्ट है, यानी कि अगर हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो रेलेवेंट कैश फ्लोज में क्या क्या आएगा? प्रियल, रेलेवेंट कैश फ्लोज में क्या क्या आएगा एसेट खरीदने के केस में? कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले तो कॉस्ट आएगी, दैट इज अ कैश आउटफ्लो। उसके अलावा हाँ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स आप करेंगे? हाँ करेंगे और फिर बिल्कुल। स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी तो आप उसको मिलेगी, ऐड हाँ। करेंगे। और उसके अलावा टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। हाँ। तो ये 4-5 आइटम आएंगे जिसमें कोई रिलीफ बन के आएगा, कोई आपको स्टार्टिंग में आउटफ्लो देगा, कोई आपको एंड ऑफ द लाइफ असेट की वो आपको रेसिडुअल वैल्यू की तरह वापस लौट के मिलेगा। तो ये कॉमन सेंस से चलने वाला है लीज वर्सेस बाय का। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो तुम लोग जरूर ट्राई करना। मैंने लास्ट वाले बच्चों को भी बोला था कि ये उनको ट्राई करना है, ये तुम लोग भी ट्राई करना। ये वाला मेलेनी वाला, ये लीज वर्सेस बाय के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कोप अप कर लेता है। उसके अलावा जो हम आईआरआर की प्रॉब्लम्स, एनपीवी के बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है। इसमें इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स को तुम्हें रिवाइज करा देगा। इस क्वेश्चन को तुम्हें कल के कल ही करके बैठना है, और अगर आज अभी पढ़ने वाले हो तो पढ़ना है अभी बैठ के। ठीक है, करते रात को। अब इस सेशन के बाद में यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चंस हैं आपकी एग्जाम के 2023 वाली में से, तो तुम ट्रैकर से इनको ट्रैक कर सकते हो कि ये कौन से वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस मोर और लेस अब तुम कोशिश ये करना कि 3 घंटे में कंप्लीट करो। देखो अपन पेपर देते हैं ना, सेक्शन में 15 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 5 ही क्वेश्चन है करने के। सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे तो 2 ही है। हाँ, सेक्शन सी में वहां 2 होते हैं जो 3 हो गए, यानी मोटा मोटा तो पेपर 3 घंटे का ही होना चाहिए ना। ये कोशिश करो कि ये सारे के सारे तुम 3 घंटे में खत्म करो। अनलिमिटेड मत पढ़ो, अनलिमिटेड पढ़ोगे तो एंड में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा। डोंट लेट दैट हैपन। ठीक है, समझे ये बात? और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, नाउ आई कैन से एंड आई एम वेरी हैप्पी, तुम लोगों की तैयारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तो बहुत अच्छी है। यू आर आंसरिंग वेरी गुड। हाँ हाँ एडी बोलो। Ma'am, ROC does consider not that life of the project. No, it doesn't consider the life of the project.
एग्जाम किट में मैम एक जगह दिया हुआ है दैट इट हाँ ये मैम क्या है, फोटो कॉन्फ्लिक्टिंग भेजा है है, ग्रुप ये में। कॉन्फ्लिक्टिंग मैम है वैसे ये अपन ने एक आरुष प्रॉब्लम मैम, क्लास में डिस्कस भी किया था। आपकी जो बुक है वो बोलती है कि डज नॉट कंसिडर, लेकिन अगर हम क्लोजिंग और ओपनिंग देखते हैं ना, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और रेजिडुअल वैल्यू, इसका मतलब लाइफ तो कंसिडर हो गई ना। मैम वो इनफ्लोज भी प्रॉफिट भी जो है वो एक तरीके से एवरेज ही लेता है ना, तो एवरेज लेते हैं, कंसिडर तो बिल्कुल। हो तो ही गया। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर तो चाहिए ही, पर उनका कहने का मतलब है कि हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ऐसे नहीं करते। ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, कोई नहीं, तुम इसके पीछे परेशान मत हो, क्योंकि बुक में इसका एक अलग व्यू दिया हुआ है, एग्जामिनर का इसमें व्यू अलग है। सो कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, जिसपे कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता हो। ये ऑथर्स का भी कुछ अजम्पशन होता है कई चीजों पे। कोई कहता है कि नहीं भाई, इसमें लाइफ कहाँ कंसिडर करी, तुम्हें ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 ऐसे डेटा दिया जाता है, नहीं दिया जाता। दूसरा ऑथर कहता है भाई एवरेज कैसे निकालोगे बिना सालों के। तो दोनों बातें सही है, ठीक है, ठीक है। तो इस पेपर को बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म की तरह करना है तुम्हें। डोंट गो एब्सोल्युटली ब्लैंक ऑन द फॉर्म। मैम मैम और ओवरहेड और इंक्रीमेंटल ओवरहेड जो है वो ये दोनों अलग चीजें हैं। ओवरहेड तो होता है खर्चा, इंक्रीमेंटल ओवरहेड होता है जो आपके इस प्रोजेक्ट को लेने की वजह से होने वाला खर्चा है। तो इंक्रीमेंटल ओवरहेड कंसीडर होता है ना हर जगह पर। करते हैं अपन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से होगा, वरना नहीं होगा। ओके। ठीक है। मैम हाँ नंदिनी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की जो थ्योरी है हम्म वो कहाँ से की, मतलब सिर्फ जो कैपलान में जो क्वेश्चंस इतने सारे दिए हुए हैं उन्हीं की कैपलान से एग्जाम ही किट बहुत थ्योरी है, पढ़ बहुत ले, है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, या बहुत है। फिर स्टडी टेक्स्ट? नहीं 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 नहीं, स्टडी टेक्स्ट इज नॉट नीडेड एट ऑल। तुम्हें जो क्लास में कराया गया है, या फिर अगर कोई मैंने थ्योरी सेशन में कुछ डाला है, या फिर पीपीटी में डाला है, वो करना है, एग्जाम किट करनी है बस। स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़नी है, ठीक है। ठीक है। बस वो करो। पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तैयारी बहुत अच्छी है। अब खींच के ये क्वेश्चन ना जल्द से जल्द करना, ताकि तुम ये चीज बोल सको जल्द से जल्द कि मेरे ये चैप्टर तो अलग हो गए अब। मैम सेक्शन सी की थ्योरी के लिए डर लग रहा है। नहीं आकाश, पैनिक मत करो, इट विल बी फाइन, डोंट वरी। मतलब मैम वो बस यही लग रहा है कि जो लिखो ना वो इतना लाइक एक्यूरेट और मतलब ऐसे एकदम सही नहीं होता। कोई बात नहीं, तुम अभी 2 मॉक्स दोगे ना, दोनों में थ्योरी डाली है मैंने, सेक्शन सी में भी। तो कोशिश करके उनको ये सोच के डालना कि एग्जाम से पहले के 2 अब मेरे प्रिपरेशन रेसेस हैं, इसके बाद में सीधा मेरा फाइनल मैच होने वाला है। उनको अच्छे से दो, ठीक है। यस चलो अब करो, आई नीड टू रश फॉर माय एफआर क्लास ऑल्सो। तो इसकी ये क्वेश्चंस की फोटो खींच के वृंदा या कोई भी बच्चा एक बार ग्रुप पे डाल दो कि आज के सेशन के बाद में तुम्हें ये करना है। हाँ जी। ठीक है। और कल का सेशन होगा आफ्टरनून में, मैं उसका टाइम भेजती हूँ तुम्हें अभी फाइनल कल करके। भी है? कल भी है, लगातार ही है अब तो आफ्टरनून में करेंगे उसको। अच्छा, आफ्टरनून मतलब 2 बजे के आसपास, ठीक है। तब तक तुम लोग पढ़ लेना सारा। वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है नहीं, तो उनको थोड़े से फॉर्मूला वॉर्मूला लर्न करके बैठना। ओके, ओके मैम। चलिए। ओके। ओके थैंक यू बच्चों, मैम, बाय, बाय। थैंक गुड नाइट, यू। मैम। बाय।